लिलिएसिए को कॉमनली कहा जाता है लिली फैमिली और ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव होती है मोनोकोट्स प्लांट की। तो हम देखते ही आए हैं ये ट्रेंड कि फेबेसिए से लिलिएसिए तक कोटिलेडोन्स का ये ट्रेंड रहता है कि फेबेसिए डाइकोट होती है और सोलानेसिए जो उसके बाद आती है उसमें इनिशियल फीचर्स जैसे लीव्स की में रेटिकुलेट वेनेशन ये होते हैं डाइकोट जैसे यानी फेबेसिए जैसे, क्योंकि फेबेसिए की साइड पढ़ते हैं। और नीचे वाले जो बाद में आते हैं फीचर जैसे सीड एंडोस्पर्मस होते हैं, ये मोनोकोट यानी लिलिएसिए जैसे होते हैं। और उसके बाद आती है लिलिएसिए, वो तो मोनोकोट होती है। तो ये ट्रांजिशन होता है फेबेसिए से लिलिएसिए में इस कोटिलिडोन की डेवलपमेंट का। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, सो इट इज़ एज सेम एज फेबेसिए, उसी की तरह है ये। वो डाइकोट होती है, ये मोनोकोट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का वर्ल्ड वाइड है। डिस्ट्रीब्यूशन मेनली मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सोलानेसिया का ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और इवन टेम्परेट जोन्स में। वो आपको लर्न होना चाहिए, मैंने बताया भी था कैसे याद रखना है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर पेरेनियल हर्ब्स इसमें पाई जाती हैं। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना लिलिएसिया का, पेरियांथ की प्रेजेंस। ये रहा यहाँ पे सेपल और पेटल्स यानी कैलिक्स और कोरोला दोनों यूनाइटेड होते हैं, इसमें पेरियांथ फॉर्म हो जाता है। तो पेरियांथ स्टार्ट होता है पर से, और पेरनियल हर्ब्स भी, जो पेरनियल वर्ड है वो पर से स्टार्ट होता है, PER से। इससे आप याद रख सकते हैं कि पेरियांथ इसमें होता है, तो पेरनियल हर्ब्स इसमें पाई जाएंगी with underground bulbs, combs and rhizomes। तो अंडरग्राउंड बल्ब्स होते हैं। बल्ब्स आप शायद ना जानते हो, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है अनियन का। एंड अनियन एग्जांपल होता है इस फैमिली का लिलिएसिया का। आपको स्ट्रक्चर भी गिवन है, देखिए यहाँ पे अनियन की। तो बल्ब्स और ये अंडरग्राउंड होते हैं। अनियन भी आलू के जैसे ही ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। तो अंडरग्राउंड बल्ब्स अनियन में पाए जाते हैं और ये पार्ट होता है लिलिएसिया का। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ लिलिएसिया फैमिली। एंड आपको ये देखने को भी मिलेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में ये बताया गया है कि बल्ब्स अनियन में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन अंडरग्राउंड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि नीचे ही ग्रो करता है आलू के जैसे, प्याज भी। कोम्स भी होते हैं और राइजोम्स भी होते हैं। अब राइजोम्स आप पढ़ चुके हैं पीछे, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बनाना, क्राइसैंथेमम और पाइनएप्पल में पाया जाता है। कैसे लर्न करना है मैंने बता दिया है। राइजोम में ZOM आता है जोम, और कोम में आता है CORM, इसको कोम प्रोनाउंस करते हैं। तो दोनों एक जैसा सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो राइजोम आपको याद रह जाएगा क्राइसैंथेमम से। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये रहा यहाँ पे कोल्चिकम। तो क्राइसैंथेमम राइजोम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है क्राइसैंथेमम में। तो क्राइसैंथेमम से राइजोम आपको याद आना चाहिए, और क्राइसैंथेमम से कोल्चिकम भी आपको याद आना चाहिए। क्राइसैंथेमम से एंड हो रहा है, कोल्चिकम भी से एंड होता है। तो कोल्चिकम के अंदर राइजोम पाया जाएगा, ये आपको यहाँ से लर्न हो जाएगा। राइजोम इज साउंड्स लाइक ओम आल्सो, इसमें भी आ रहा है, और कोम में भी ओर्म आता है। तो दोनों सिमिलर साउंड करते हैं। तो कोम्स भी इनके अंदर पाए जाएंगे, ये ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। ये तीनों टाइप ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे लर्न करने में, मैंने बता दिया आपको। लीव्स मोस्टली बेसल, तो इनमें सबसे पहली बार तीनों फैमिलीज के अंदर जो कैरेक्टर आया था दैट इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड बल्ब्स। अब बल्ब के स्टार्टिंग में जो आता है BUL, वो अल से एंड होता है, ये बुल। और बेसल भी अल से एंड होता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि बल्ब्स पहले बार आए थे लिलिएसिया में, तो बेसल लीव भी पहली बार लिलिएसिया में देखे गए थे, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप। इसके अलावा अल्टरनेट होते हैं लीव्स, ये तीनों के तीनों फैमिलीज में अल्टरनेट होते हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिक करेक्टर नहीं है किसी फैमिली का, सिर्फ यूनिक करेक्टर्स पूछे जाएंगे आपसे। लीनियर होते हैं इनमें लीव्स, ये ऐसे याद हो जाएगा आपको कि इसमें पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। मोनोकोट फैमिली है ना ये, तो पैरेलल वेनेशन होगी, ये तो आपको याद है ही। अब पैरेलल वेनेशन का मतलब है कि पैरेलली अरेंज्ड हैं सारी वेन्स और वेन लेंथ्स। पैरेलली मीन्स एक दूसरे के लीनियर हैं, तो इससे आपको लर्न हो जाएगा कि लीनियर लीव्स भी इस इन्हीं में पाए जाते हैं।
इसके अलावा एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पल्सिस के अंदर, क्योंकि PUL आता है तो स्टिपुलेट कंडीशन सिर्फ पल्सिस यानी फेबेसिए में होंगी। इसके अलावा सोलानेसिया और लिलिएसिया दोनों में एक्स स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाएगी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरोसेंस आता है। ये हम देख चुके हैं कि फेबेसिए में रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। कैसे लर्न करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा सोलानेसिए और लिलिएसिए, इन दोनों में सोलिटरी और साइमोस, ये दोनों पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कॉमन होती हैं। इसके अलावा 3 चीज़ें दी हुई हैं इन्फ्लोरेसेंस में, इन तीनों में एक एक डिफरेंट होती है। इन दोनों के अंदर लिलिएसिया के अंदर अम्बलेट क्लस्टर्स पाए जाते हैं, और ये आपको डायग्राम से क्लियर होगा, इसमें गिवन है डायग्राम। ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस का बी पार्ट है और अम्ब्रेला के जैसी शेप हो जाती है इसमें इन्फ्लोरेसेंस की, इसलिए इसको अम्बलेट क्लस्टर बोला जाता है। तो अम्बलेट क्लस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लिलिएसिया में देखने को मिलती है। ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, वो छपा होना चाहिए आपके माइंड में ये डायग्राम लिलिएसिया का। और तीसरा जो टाइप है इन्फ्लोरेसेंस का सोलानेसिया के अंदर एक्सिलरी होता है। मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूँ कि इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन पाई जाती है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। वैसे एक्साइल प्लासेंटेशन यहाँ भी पाई जाती है लिलिएसिया के अंदर भी, लेकिन इसमें जो यूनिक फीचर है इन्फ्लोरेसेंस का, दैट इज़ अम्बलेट क्लस्टर, उसका क्योंकि डायग्राम गिवन है तो आपको ये याद रह जाएगा कि इन दो कॉमन के अलावा, सोलिटरी साइमोज कॉमन के अलावा, जो यूनिक है लिलिएसिया में वो अम्बलेट क्लस्टर्स है, और एक्साइल है यूनिक, एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस यूनिक है सोलानेसिया के अंदर। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं सारी की सारी चारों फैमिलीज़ के अंदर, ये हम जानते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक पाए जाएंगे लिलिएसिया में, और सिर्फ फेबेसिया में जाइगोमॉर्फिक होंगे, बाकी सब में एक्टिनोमॉर्फिक ही हैं। पेरियांथ होता है इनमें, टैपल 6 होंगे। ये अरेंजमेंट 3+3 की क्यों होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है लिलिएसिया फैमिली का। और फ्यूज्ड होते हैं इसमें टैपल्स, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया है, इससे इंडिकेट किया गया ओपन यूनाइटेड, यही मतलब है, इनटू अ ट्यूब। ये आपको इस गुलदस्ते से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये अम्बलेट क्लस्टर, ये अम्ब्रेला जैसी शेप होती है इन्फ्लोरेसेंस की, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। वैसे ये अम्ब्रेला के जैसा दिखने वाला गुलदस्ता भी लिलिएसिया का पार्ट है, ये भी आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। देखिए ये जो इसमें छोटे छोटे एंथर्स और स्टिग्मा, एक्चुअली ये एंथर है और फिलामेंट है, दिख रहा है, ये इन्हीं का पार्ट है, ये इन्फ्लोरेसेंस का ही पार्ट है। तो सेम है इसकी स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला शेप्ड, ये भी लिलिएसिया का पार्ट होता है, ये छपा होना चाहिए आपके माइंड में। इससे आपको ये लर्न हो जाएगा कि यूनाइटेड होते हैं इसमें टैपल्स। टैपल्स यानी दोनों कैलिक्स और कोरोला, ये सिर्फ कैलिक्स और कोरोला ही तो शो कर रहे हैं, सेपल्स और पेटल्स देखिए यहाँ पे यूनाइटेड हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही बोला गया है कि फ्यूज्ड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ब्रैकेट में क्लोज की गई है 3+3 की अरेंजमेंट। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। वाल्वेट होती है एस्टिवेशन, ये बता चुके हैं हम कि कोरोला के अंदर इन तीनों में वाल्वेट एस्टिवेशन पाई जाती है। और कैलिक्स के अंदर, सॉरी, कैलिक्स के अंदर वाल्वेट होती है, और कोरोला के अंदर पेटल्स होते हैं, और पेटल्स के अंदर पेपिलोनेशियस यानी वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाई जाती है फेबेसिए के अंदर। उसके अलावा जो एस्टिवेशन होती है सोलानेसिया में वो भी वाल्वेट होती है, यहाँ भी वाल्वेट होती है। तो आई थिंक एस्टिवेशन तो सभी की हमने क्लियर कर ही ली है ऑलरेडी। एक्चुअली वाल्वेट एस्टिवेशन किस में पाई जाती है? कैलोट्रोपिस के अंदर, वाल से काल हमने लर्न किया था, तो इसमें एक एग्जांपल है कोलचिकम का। सो इसमें आता है COL, कोल। तो काल और कोल एक जैसा साउंड कर रहे हैं, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि वाल्वेट कोलचिकम में भी पाई जाएगी। वैसे इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आप कि इसमें क्योंकि इनफ्लोरोसेंस सेम होती है एज सोलानेसिए, सोलिटरी और साइमोज ऑलमोस्ट सेम होती है ना, सोलिटरी और साइमोज दोनों में सिमिलर है, सिर्फ एक का डिफरेंस है, उसमें एक्सिलरी है और यहाँ पे अम्लिएट क्लस्टर्स है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है इन्फ्लोरेसेंस। एंड इन्फ्लोरेसेंस होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, एस्टिवेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स।
तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स अगर सेम है दोनों में, तो अरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी सेम होगी। तो उसमें अगर वाल्वेट है सोलानेशियम में, इसमें भी वाल्वेट पाई जाएगी। ऐसे भी आपको याद रह जाएगा ये। और वाल्वेट कैसे होगी सोलानेशिया के अंदर, ये मैं वहाँ लर्न करवा चुका हूँ। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन इसमें 6 होते हैं, 3+3 की अरेंजमेंट होती है। 3 इतना क्यों आ रहा है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है इसका 3। एपीटैपलस कंडीशन होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें सेपल या पेटल्स नहीं पाए जाते, टैपल्स पाए जाते हैं, सो इसलिए एपीटैपलस कंडीशन इसमें, यानी स्टेमन जुड़ा होता है टैपल्स से। गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी होती है। एक्चुअली ये जो एपीटैपलस कंडीशन है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लिली फैमिली में पाई जाती है, पीछे स्टेमन जब पढ़ा था उसमें भी आती है ये। ट्राइकार्पलरी होती है, ये हम सीक्वेंस से लर्न कर चुके हैं, फेबेसियम मोनोकार्पलरी, सोलानेसियम बाई, और ये ट्राइकार्पलरी। सिनकार्पस होती है ये, इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए जहाँ भी कार्पल्स एक से ज़्यादा हुए वहाँ सिनकार्पस ही कंडीशन है। मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है फेबेसिया में, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, सिनकार्पस या एपोकार्पस जैसी अकेली ही तो है वो। कार्पल ये एपोकार्पस और सिनकार्पस उसके लिए डिफाइन है, जो मोर देन वन कार्पल्स के लिए डिफाइन है, मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी में। तो जहाँ बाई कार्पलरी आती है सोलानेशियम में, वहाँ भी सिनकार्पस होती है। यहाँ ट्राई कार्पलरी आई, यहाँ भी सिनकार्पस होती है। तो ये जो गाइनोशियम है इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, ये एकता में विश्वास रखती है। इससे आप याद रख सकते हैं कि एक जुड़े रहती हैं इसमें कार्पल्स। तो जहाँ भी पॉसिबल है, जैसे बाई कार्पलरी और ट्राई कार्पलरी में पॉसिबल है, जहाँ भी एपोकार्पस कंडीशन कहीं भी नहीं है, यानी एक दूसरे से अलग कहीं भी नहीं है, सिनकार्पस है, फ्यूज्ड होते हैं गाइनोशियम दोनों केसेस में। ओवेरी सुपीरियर होती है सब में ही, तो ये कोई यूनिक पॉइंट नहीं है। ट्राई लोक्यूलर होती है ये आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें आपको 3 लोक्यूल्स दिखाई देंगे। और ट्राई कार्पलरी होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ट्राई लोक्यूलर होगी विद मैनी ओव्यूल्स। जी हाँ, देख लीजिए 6 तो आपको यहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैनी ओव्यूल्स इंडीड, यही चीज़ पीछे भी है आई थिंक। बाई लोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स है, क्योंकि बाई कार्पलरी होती है विद मैनी ओव्यूल्स या सोलानेशिए। तो मैनी ओव्यूल्स भी फ्लोरल फॉर्मूला से क्लियर होता है। एक्साइल प्लासेंटेशन होती है इसमें, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है लर्न करने के लिए। हमें पता था कि एक्साइल प्लासेंटेशन कैसे लर्न करते हैं इसको, प्लासेंटेशन के टाइम हमने देखा था कि टमाटो, चाइना रोज़ और लेमन, इनके अंदर एक्साइल प्लासेंटेशन पाई जाती है। तो इसको भी अगेन आप फ्लोरल फॉर्मूला से कंफर्म कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली एक्साइल प्लेसेंटेशन की ऐसी ही दी हुई है पीछे। मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होती है और एक्सियल प्लेसेंटा होती है जिसपे मैनी ओवल्स पाए जाते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है एक्साइल प्लासेंटेशन की, तो ये भी ऑब्वियस है प्लासेंटेशन का इसमें सीन। फ्रूट इसमें कैप्सूल भी होता है, लेकिन वेरी रेयरली होता है। ये आपको ऐसे याद रह जाएगा कि पीछे चिली और ब्रिंजल दोनों आते थे सोलानेशिया के अंदर, तो फ्रूट भी दोनों टाइप के पाए जाते थे, कैप्सूल भी और बेरी भी। यहाँ बी से आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिखेगा, आप देख लीजिए सब में, तो इसलिए रेयरली हो गया इसमें बेरी। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। और सी से मिल जाएगा आपको, कोल्ची सीन है जो सी से है एग्जाम्पल इसमें, सो कैप्सूल इसमें पूरा पाया जाएगा और बेरी हो गया रेयरली। सीड एंडोस्पर्मस होते हैं एज ऑब्वियस, क्योंकि मोनोकोट फैमिली है ये। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, इसमें ब्रैक्टेट कंडीशन पाई जाती है। ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि इसमें अंडरग्राउंड बल्ब्स पाए जाते हैं। एक तो ये बेसल होता है, तो बी से काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड हुई हैं, तो इससे आप लर्न कर सकते हैं कि इसमें ब्रैक्टेट कंडीशन भी इसमें ऐड हुई है अगेन बी से। ये बल्ब्स, बेसल और ब्रैक्टेट, ये तीनों यूनिक चीज़ें हैं जो पहली बार इस फैमिली में देखने को मिली थी, इसलिए मैं इनको इतना ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है और बाईसेक्सुअल होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एडहेशन होता है बिटवीन पेरियांथ एंड एंड्रोशियम, ये भी देखा जा चुका है। एपीटैपलस कंडीशन है, ये थ्योरी में देख चुके हैं हम। और फ्यूजन होता है इनमें, यानी यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब, ये हम उस गुलदस्ते से लर्न कर चुके हैं ऑलरेडी।
और गाइनोशियम इसमें ट्राई कार्पेलरी पाई जाती है, ये भी देख चुके हैं हम। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स इनके। ऑर्नामेंटल्स के एग्जाम्पल हैं इनमें टुलीप और ग्लोरियोसा। अब टुलीप ऑर्नामेंटल होता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसके पीछे लिप आ रहा है। एंड गर्ल्स यूज़ करती हैं लिपस्टिक को एज अ ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए। तो ऑर्नामेंटल होगा टुलीप, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। एंड ये पार्ट होता है लिलिएसिए का, क्योंकि इसमें एल आई आ रहा है तो लिलिएसिए का पार्ट है, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। ग्लोरियोसा सेकंड एग्जांपल है ऑर्नामेंटल्स का। ग्लोरियोसा से आपको याद आना चाहिए गुलदस्ता, जी हाँ। अब गुलदस्ता है, ये फूलों का तो सजावट के लिए तो यूज़ होगा ही, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ऑर्नामेंटल होता है। और ये गुलदस्ता पाया जाता है लिलिएसे के अंदर, इससे आपको याद हो जाएगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिली फैमिली। लिली फैमिली बेसिकली ये फ्लावर्स की फैमिली ही कहा जाता है इसको। मैंने इसका फ्लोरल डायग्राम भी ऐसे ही लर्न करवाया आपको। देखिए बीच में ये फूल सा दिख रहा है आपको, तो फ्लावर से आपको लर्न हो जाएगा कि ये फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम होता है लिली फैमिली का। नाउ सोर्स ऑफ मेडिसिन इज़ एलोवेरा। सो एलोवेरा से मेडिसिन्स बनती हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो फेस वॉश तो आप जानते ही होंगे एलोवेरा का बनता है, उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से मेडिसिन में यूज़ किया जा सकता है। तो या डेफिनेटली एलो का इस्तेमाल हो सकता है मेडिसिन्स में। अब ये पार्ट होता है लीली फैमिली का, इसको आप ऐसे याद रखिए, एल ओ ई आ रहा है इसके पीछे, इसको ली की तरह प्रोनाउंस कीजिए, ली मीन्स लिली फैमिली। तो ऐसे आप लर्न कर पाएंगे इसको। वेजिटेबल्स का सोर्स होता है एस्पारागस, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एस्पारागस एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरेज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो डेफिनेटली खाने के लिए तो यूज़ होगा ही एज अ वेजिटेबल। अब ये पार्ट होता है लिली फैमिली का, ये आप ऐसे लर्न करेंगे कि इसके पीछे जी यू आता है और गुलदस्ता स्टार्ट होता है जी यू से। तो अगेन आप ऐसे लर्न कर पाएंगे कि एस्पारगस पार्ट होता है लिली फैमिली का। कोल्चिसिन इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। अब कोल्चिसिन एक केमिकल होता है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको, इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोल्चिसिन इज़ अ केमिकल यूज्ड इन सेल डिवीजन, सिर्फ इतना याद रखिए, सी से केमिकल, सी से कोल्चिसिन और सी से सेल डिवीजन। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए इसके बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं गिवन है तो पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। कोल्चिसिन बनाने में जो चीज़ प्लांट यूज होता है, इट इज़ कोल्चिकम ऑटमनाले। एज द नेम सजेस्ट, कोलची और कोल्ची दोनों में आ रहा है, तो आपको लर्न हो जाएगा कि यही वो प्लांट है जिसे कोल्चिसिन बनता है। और ये लिलिएसे का पार्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैप्सूल फ्रूट होता है लिली फैमिली का। और कैप्सूल सी, इसमें सी से स्टार्ट हो रहा है कैप्सूल, और कोल्चिसिन भी सी से स्टार्ट होता है, कोल्चिकम भी। तो इससे आप लर्न कर पाएंगे कि कैप्सूल पार्ट है, हम जानते हैं, लर्न किया था हमने लिली फैमिली का, तो कोल्चिसिन भी लिली फैमिली में पाया जाएगा। तो यहाँ हमने आई थिंक थ्योरी कंप्लीट कर लिया है लिलिएसिए फैमिली की। अब इन डायग्राम्स पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं। एलियम सेपा ओनियन को बोला जाता है। अब एलियम भी अनियन की तरह साउंड करता है, एक तो ऐसा याद हो जाएगा आपको कि ये अनियन का नाम होता है साइंटिफिक नेम। दूसरा इस वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं, सेपियन से। आप जानते हैं ना हमारी स्पीशी होती है होमोसेपियन, तो अलियम सेपा का एस ई पी उठा लीजिए और अनियन का आई ओ एन उठा लीजिए पीछे से, इसका स्टार्टिंग और इसका एंड, तो सेपियन बन जाएगा आपके पास। तो सेपियन वर्ड से आप याद रख सकते हैं एलियन सेपा होता है अनियन। अच्छा, ये अनियन पार्ट होता है लिली फैमिली का। अगर ये ही आपको याद ना आ रहा तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें ये ऊपर फूल पाया जा रहा है ना अनियन के अंदर, और फ्लावर फैमिली तो होती है लिली, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अनियन भी इसका ही पार्ट होता है लिली फैमिली का। अब ए पार्ट में प्लांट दिया गया है अनियन, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनफ्लोरेसेंट अम्लिएट क्लस्टर पाए जाते हैं, ये भी हमने देख लिया था। और फ्लावर इसमें पाया जाता है ऐसा कुछ, ये भी कैसे लर्न करना मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 3+3 की अरेंजमेंट पाई जा रही है फ्लावर के अंदर। एंथर्स की, यानी एंथर्स प्लस फिलामेंट जो स्टेमन होता है, 3+3 की अरेंजमेंट है।
और देखिए यहाँ पे फ्यूज़ नहीं है ये एक दूसरे से, 3+3 देखिए उसमें क्लोज नहीं किया गया, फ्यूजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फ्लावर से के इस फ्लावर से क्लियर हो रहा है कि फ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है। तो 3+3 की अरेंजमेंट है और 3 पाया जाता है कैरेक्टरिस्टिक नंबर लिलिएसे का, ऐसे आपको इसका फ्लावर लर्न हो जाएगा। और फ्लोरल डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी लर्न करवा चुका हूँ। तो यहाँ हमने कंप्लीट की द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसकी समरी में मुझे कुछ एक ऐसे पॉइंट मिले हैं जो डायरेक्टली नहीं गिवन है थ्योरी के अंदर, लेकिन आपने अगर ध्यान से पढ़ी है इसकी थ्योरी तो आप डेफिनेटली ये पता लगा सकते हैं कि ये थ्योरी से ही रिलेटेड है ये पॉइंट्स भी। हैबिट और हैबिटेट में डिफरेंस होता है, ये इस चैप्टर में भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ जब फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू किया था वहाँ पे। और प्लांट किंगडम के अंदर डिटेल में मैं बता चुका हूँ क्या होता है हैबिट। इट इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट एंड हैबिटेट इज इट्स एक्सटर्नल लोकेशन। किस एनवायरनमेंट में वो पाया जाता है वो होता है हैबिटेट। फीचर्स ऑफ स्टेम, प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर हेयर एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर। जी हाँ, इसकी मैं आपको थ्योरी में बात कर चुका हूँ कि जब समरी आएगी जब देखेंगे तो यहाँ आता है, ये थ्योरी में नहीं गिवन है लेकिन यहाँ गिवन है समरी में। मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं स्टेम में, ये यहाँ थ्योरी में नहीं गिवन है, मॉर्फोलॉजी में अनाटमी में गिवन है। मल्टी सेलुलर हेयर्स को ट्राइकोम्स बोला जाता है, इसको वहाँ देख लेंगे। अब ये देखते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर क्या होता है। देखिए फोटो वर्ड आया है फोटोन से, फोटोन मीन्स लाइट, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। तो जब लाइट के टुवार्ड्स मूवमेंट करता है स्टेम, यानी पॉजिटिव टुवार्ड्स लाइट, तो उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर बोलते हैं स्टेम का। अब ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था कि जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का दैट इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेज, वो इसकी वजह से होता है कि इसका पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर है, मींस टुवार्ड्स लाइट ये ग्रो करती है स्टेम, तो इसकी ब्रांचेज वहाँ ओरिएंट होंगी, उस डायरेक्शन में पाई जाएंगी जहाँ ऑप्टिमम लाइट कंडीशन इसको मिल रही होंगी। मींस पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर्स हेल्प्स द स्टेम टू स्प्रेड आउट इज ब्रांचेज, ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है और फोटोट्रॉफिक नेचर का क्या मतलब होता है। इससे इनडायरेक्टली आप ये भी इन्फर कर सकते हैं कि नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर का क्या मतलब होगा। अब जो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा उसको नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक बोलेंगे, क्योंकि स्टेम लाइट के टुवार्ड्स ग्रो करती है तो इसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक बोलेंगे। एक और टर्म हो सकती है इससे एसोसिएटेड, रूट होती है पॉजिटिवली जियोट्रोफिक नेचर की, यानी जियो मीन्स जियो वर्ड इज एसोसिएटेड विद अर्थ, तो अर्थ के टुवार्ड्स यानी उसके अंदर ग्रो करती है रूट, इसलिए उसको पॉजिटिवली जियोट्रोफिक बोलेंगे। अब ये जियो जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, एनसीईआरटी में ही कहीं आपको मिल जाएगा। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि इनमें से पॉजिटिवली जियोट्रोफिक कौन सी है, नेगेटिवली जियोट्रोफिक कौन सी है, पॉजिटिवली फोटोट्रोफिक कौन सी है, तो आई होप अब आप बता पाएंगे। और ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि उसने फोटोट्रोफिक आपको बोल दिया तो ट्रोफिक वर्ड का मूवमेंट मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए, और जियो के साथ एसोसिएट कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रूट होती है पॉजिटिवली जियोट्रोफिक, स्टेम होती है पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, और स्टेम होती है नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, यानी अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, नीचे होती है धरती और ये ऊपर की ओर ग्रो करती है, यानी नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। और रूट हुई नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, यानी सनलाइट तो ऊपर की ओर आती है और ये नीचे की ओर ग्रो करती है प्लांट में, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक हुई रूट। तो ये सब बातें भी सिर्फ इतने से टॉपिक से ड्राइव की जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए, ये इन्फर करना आना चाहिए आपको एनसीईआरटी में जितने भी छोटे मोटे दिए हुए हैं आपको कंसेप्ट्स, क्योंकि बहुत कंसाइज वे में इंफॉर्मेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, आपको उससे पूरा कंसेप्ट समझना आना चाहिए। लीफ इज डेवलप्ड एक्सोजेनियसली एट नोड, तो ये बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि नोड के आउटसाइड ग्रो करता है लीफ, उसके इनसाइड नहीं पाया जाता। तो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है वैसे कि अगर नोड के इनसाइड होता तो हमको दिखता कैसे, वो एंडोजेनियसली होता नोड में, ऐसा तो नहीं हमें साफ साफ क्लियरली दिखाई देता है ना लीफ।
इसका मतलब वो एक्सोजेनियसली ही ग्रो करता है, डेवलप करता है एट नोड। ये ऑब्वियस स्टेटमेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी हुई है क्योंकि एग्जैक्टली लाइन टू लाइन ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन थी। तो यहाँ समरी को हाईलाइट करने का मेरा पर्पस यही होता है कि आपको वो सारे पॉइंट्स बता दिए जाएं इन शॉर्ट, जो हाईलाइट जो इन थ्योरी, जो इन डेप्थ थ्योरी है उसमें नहीं आते। तो यहाँ हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है अपने चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। अब इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रीअरेंज करने हैं जोन्स इन द रूट। तो सबसे पहले हमने देखा था लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ रूट, रूट कैप जोन आता है। उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। तो रूट कैप बेसिकली सबसे पहले आता है और ये एक ही ऑप्शन में गिवन है, ए में सबसे पहले, सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो आंसर वुड बी ए फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आगे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ईजी क्वेश्चन था ये। सेकेंड क्वेश्चन में, in an inflorescence where flowers are born laterally in an acropetal succession, position of the youngest floral bud in the flower axis will be। तो acropetal और जो दूसरा होता है बेसी पेटल, इनका डिफरेंस एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी के अंदर। यंगेस्ट कहाँ होती है एक्रोपेटल के अंदर? तो बेसी पेटल के अंदर बेस में, यानी सेंट्रल होती है यंगेस्ट। तो एक्रोपेटल में होगी टुवार्ड्स द लेटरल साइड, यानी पेरिफेरी के पास, तो डिस्टल एंड के पास होगी, सबसे दूर में। प्रोक्सिमल नहीं होगी, प्रोक्सिमल तो बेसल होती है, यानी सेंटर के साथ होगी। बाकी दोनों ऑप्शन ये भी बकवास हैं। इंटर कैलरी एनीवेयर कैसे होगा? डिस्टल साइट होगी, यानी दूर की साइड, टुवार्ड्स द पेरिफेरी। यह होता है एक्रोपेटल में यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड। अब ये इसकी टर्म्स में ही याद रखना होता है, ये मैं आई थिंक बता चुका हूँ आपको थ्योरी में। यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड की या फिर यंगेस्ट जो लीफ की बर्ड होती है उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं ये एक्रोपेटल और बेसी पेटल, यंगेस्ट के रिस्पेक्ट में, ये याद रखिए। जो ओल्डेस्ट होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा, जैसे यंगेस्ट सेंटर में तो ओल्डेस्ट पाई जाएगी पेरीफेरी पे, ओल्डेस्ट पेरीफेरी, यंगेस्ट पेरीफेरी पे तो ओल्डेस्ट सेंटर में पाई जाएगी। ऐसे उल्टा होता है इनका, यंगेस्ट याद रख लीजिए, ओल्डेस्ट याद रह जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम एंड पीस में एंडोसोम नहीं पाया जाता, इसका क्या रीज़न है? एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। सो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। ग्राम और पीस डाइकोट प्लांट होते हैं, इनमें जो दो कोटिलेडोन्स पाए जाते हैं उनमें फूड रिजर्व पाया जाता है, पूरी भरपूर मात्रा में, इनफ अमाउंट में उनमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। तो ज़रूरत ही नहीं होती इनको किसी एंडोस्पर्म में फूड को स्टोर करने की, तो इनमें इसलिए एब्सेंट होता है। इट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो एंड दैट्स वाई मैच्योर सीड में ये नहीं पाया जाता। ये डी ऑप्शन वाली एग्जैक्ट लाइन भी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। रूट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये मैं एग्जैक्टली लाइन गिवन है एनसीईआरटी में, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हेयर। क्वेश्चन नंबर 5, वेनेशन इज टर्म्ड यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लमाइना। तो दोनों की होती है वेनेशन में, एज द नेम सजेस्ट। देखिए दूसरे जो ऑप्शन है कितने बकवास हैं, फ्लोरल और फ्लावर बोला गया है। वेनेशन वेन्स और वेनलेट्स क्योंकि लीफ में पाई जाती हैं तो लीफ से एसोसिएटेड होंगी ना कि फ्लावर। तो ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, वेन्स और वेनलेट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि एंडोस्पर्म्स इनमें से किसके सीड्स में एब्सेंट होता है? तो ए ऑप्शन दिया कोकोनट। कोकोनट क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है कि ये डाइकोट है या मोनोकोट, तो इसको छेड़िए भी मत, इस ऑप्शन को दूर रहिए इससे। और दूसरा ऑप्शन है बी, बी ही होगा क्योंकि ऑर्किड एक ऐसा मोनोकोट है जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। जी हाँ, ये एक्सेप्शंस हैं दो। डाइकोट के अंदर केस्टर का होता है एक्सेप्शन, डाइकोट्स में नहीं पाया जाता, लेकिन केस्टर एक डाइकोट ऐसा है जिसमें पाया जाता है। और ऑर्किड एक ऐसा मोनोकोट है जिसमें नहीं पाया जाता है एंडोस्पर्म। तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। ये दोनों एक्सेप्शन मैं लर्न करवा चुका हूँ आपको एंड बता चुका हूँ कि एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैनी पल्सेज ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज गिवन बिलो। तो पल्सेस पाई जाती हैं फेबेसिए में, पल्सेस की ही फैमिली होती है ये, लेग्यूम फैमिली इसको बोला जाता है। सो वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू डेवलपिंग सीड नियर द। तो प्लेसेंटा जिस रीजन के अराउंड सीड से अटैच होती है, एक्चुअली ओव्यूल से अटैच होती है, यहाँ पे इसलिए बोला गया डेवलपिंग सीड। डेवलपिंग जो चीज़ होती है सीड, उसको ओव्यूल बोला जाता है, और जो ओव्यूल डेवलप कर चुका है उसको सीड बोला जाता है। तो ये अपोजिट रिलेशनशिप है। डेवलप्ड ओव्यूल मतलब मैच्योर्ड ओव्यूल, मैच्योर्ड ओव्यूल सीड ही होता है, और डेवलपिंग सीड मतलब जो मैच्योर नहीं हुआ है सीड, तो ओव्यूल ही हुआ ना। तो ये अपोजिट रिलेशन होती है इनमें। तो ओव्यूल्स पूछ रहा है बेसिकली आपसे कि प्लेसेंटा से कहाँ अटैच होता है, तो हाइलम होता है वो रीजन। ये आपको एग्जैक्टली लाइन नहीं गिवन है इस चैप्टर के अंदर। एग्जैक्ट लाइन आती है ये क्लास 12 बायोलॉजी सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन यहाँ पे आप गैस जरूर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हाइलम वो स्कार होता है जिससे सीड अटैच होता है फ्रूट से, एंड प्लेसेंटा ओवेरी से अटैच करती है ओव्यूल को। ओवेरी क्योंकि कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में। तो सीड ओव्यू ओवे फ्रूट से जहाँ कनेक्ट होगा उसको भी हाइलम बोलेंगे। तो ऐसे आप गैस कर सकते हैं कि हाइलम ही वो रीजन होता है जहाँ पे सीड अटैच होता है प्लेसेंटा से। अब इसका आंसर एग्जाम्पलर में डी गिवन था, यानी चार्ल्जा रीजन, जो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था। लेकिन बाद में जो करेक्शन आया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इराटा के नाम से आता है। मैंने अपलोड कर दिया वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में, काफ़ी पहले अपलोड करा हुआ है। तो करेक्शन में उसको बी कर दिया गया, तो इसका आंसर डेफिनेटली बी होगा, आप देख भी सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। तो फेबेसी के अंदर डाई का एग्जाम्पल आता है इंडिगो फेरा। डी वाई साउंड करता है डाई, और इस इंडिगो फेरा में डी आई आता है। मैंने ऐसे आपको लर्न करवाया था कि ये डाई होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोलॉजी। मैच करना है आपको, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है। सिर्फ एक मैच कर लीजिए, यानी सी स्टैंड्स फॉर 4, एंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड अब एक्चुअल जो इसका टाइटल रखा हुआ मैंने लेक्चर का, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1, अब यहाँ से शुरुआत होगी उसकी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जी हाँ, इसमें जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज़ ये ही मिली है जो नोट वर्दी है, बाकी सारी चीज़ें बहुत जनरल हैं। और या तो हम ऑलरेडी उसको आगे चैप्टर्स में इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे, या हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसलिए मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ यही चीज़ मुझे लगी तो हाईलाइट करने लायक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स आल्सो शोज अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब अनाटमी, और डिफरेंट होती हैं ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, इसको एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ये एक्चुअली देखने भी वाले हैं हम। अगर एनवायरनमेंट दूसरा होगा प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो वो डिफरेंट ही प्लांट हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर क्योंकि डिफरेंट हो जाएगी, उसकी अनाटमी डिफरेंट हो जाएगी। ये जब हम रूट स्टेम और लीफ तीनों की एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे डाइकोट और मोनोकोट रूट्स स्टेम और लीव्स तीनों की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी डिफरेंट होती है, बिकॉज डाइवर्स एनवायरनमेंट होता है इनका। क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है ग्रो करने के लिए, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, एडेप्टेशन चाहिए होते हैं इनको वहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो ये रीजन होता है एडेप्टिबिलिटी का, और इंटर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट पाए जाने का इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। इससे आगे दी हुई है डेफिनेशन टिश्यू की। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। अब मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम के अंदर
कि ये कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है टिश्यू का, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है टिश्यू का एग्जिस्टेंस। ये बात लागू होती है एनिमल्स के साथ, जहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है ना, सीलेंट्राटा और टीनोफोरा के बाद। उसके बाद के एनिमल्स के साथ ये डेफिनेशन ऑफ टिश्यू पे अप्लाई होता है कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस जरूरी होती है फ्लूइड की, क्योंकि ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फ्लूइड ही होता है जो डिफरेंट टिश्यूज के बीच में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे अगर टिश्यू के पास, तो वो काम कैसे करेगा, जिंदा ही कैसे रह पाएगा। तो इसलिए इंटरसेलुलर टिश्यू फ्लूइड होना तो नेसेसरी होती है टिश्यू के सर्वाइवल के लिए। लेकिन ये ट्रू होता है सिर्फ एनिमल्स के साथ, मैं कह रहा हूँ। प्लांट्स में इंटरसेलुलर फ्लूइड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इंटरसेलुलर फ्लूइड मोस्ट कॉमनली होता है ब्लड या लिम्फ। इनमें इन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हर एक सेल अपने रेस्पिरेशन और न्यूट्रिएंट्स का अपने आप ख्याल रख लेती है। ये हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर, प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसमें। तो इनमें इंटरसेलुलर फ्लूइड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सो ये डेफिनेशन जो है कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन, एकदम कंप्लीट डेफिनेशन है टिश्यू की एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न्ड। एनिमल्स में क्यों इसे कंप्लीट नहीं बोल सकते, ये मैंने आपको बता दिया। कॉमन ओरिजिन कॉमन फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बोलेंगे प्लांट में, बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन है ये। और टू मेन ग्रुप्स होते हैं टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी अभी बाकी होती है। यही वो सेल्स होते हैं जो प्लांट्स को कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। और परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं बचती। ये होता है डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिटेल यहाँ पे डिस्कस की गई है। Growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division called मेरिस्टेम्स। तो ये आ गई मेरिस्टेम्स की डेफिनेशन। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड। ये मैं शायद आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, मॉर्फोलॉजी के अंदर, जहाँ रूट की बात की गई थी। तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है इन्हीं रीजन में, लार्जली बोला गया है। इस वर्ड को ध्यान रखिए, मैं कुछ भी अगर हाईलाइट कर रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न है। लार्जली से यहाँ मतलब है जनरली ग्रोथ मेरिस्टेम्स के रीजन में ही पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। लेकिन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से जो अगला चैप्टर है सेल द साइकिल, उसमें गिवन है कि ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें भी ग्रोथ हो सकती है, सेल रिपेयर इनमें हो सकता है। तो परमानेंट टिश्यूज में भी मिल सकती है आपको ग्रोथ, एक्सीडेंटली होती है लेकिन वो सिर्फ, यानी एक्सेप्शंस के केस में होती है। एक्सीडेंटली अगर डिस्ट्रॉय हो जाए कोई टिश्यू तो उसके रिपेयरमेंट के लिए वहाँ भी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए यहाँ पे लार्जली बोला गया सिर्फ मेरिस्टेम में होती है। जनरली मेरिस्टेम्स में एक्सेप्शंस के केस में, जहाँ पे एक्सीडेंटल केस होते हैं, वहाँ पे परमानेंट टिश्यूज में भी हो सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस है यहाँ लार्जली वर्ड का। स्पेशलाइज रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। अब एक्टिव का मतलब है लगातार ही होती रहती है इनमें सेल डिवीजन, कभी भी रुकती नहीं है बिना किसी रुकावट के। इसलिए ही तो इनको मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है। मेरिस्टोस मीन डिवाइडेड। The meristems which occur at the tips of roots and shoots and produce primary tissues are called apical meristems. अब एपिकल वर्ड डिराइव हुआ है एपेक्स से। एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो टिप ऑफ रूट्स और शूट्स पे जो मेरिस्टम होगी इसको एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। और ये प्रोड्यूस करती है प्राइमरी टिश्यू। ये आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि रूट्स और शूट्स अलोंग द लेंथ डिवाइड करती हैं, इंक्रीज इन लेंथ करती हैं लॉन्जिट्यूडनल वे के अंदर। शूट ऊपर की ओर इंक्रीज करती है, रूट नीचे की ओर, मींस लॉन्जिट्यूडनली लेंथ इंक्रीज करती हैं, यानी साइड वाइज लेटरल वाइज नहीं करती हो। इसी को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो लेंथ में इंक्रीज करता है ना प्लांट, उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। ये डायग्राम्स हम देखने वाले हैं कुछ देर में। अभी एक बार इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली जाए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड।
अब देखिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको कि जो सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती हैं वही फॉर्म करते हैं एक्सिलरी बर्ड को, यानी एक्सिलरी बर्ड की जो सेल्स हैं वो बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की होती हैं। और ये हम कंसेप्चुअली भी जानते हैं क्योंकि एक्सिलरी बर्ड में ग्रो इनटू अ ब्रांच और फ्लावर, ये हम मॉर्फोलॉजी से जानते हैं। तो ग्रोथ तभी होगी तभी जब डिवीजन होगा ना, तो इसमें डिवीजन होने की कैपेबिलिटी होती है इस बर्ड के अंदर। और इसकी लोकेशन क्या होती है, एक्सिल ऑफ लीफ में पाई जाती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं मॉर्फोलॉजी से। तो एक्सिलरी बर्ड एक पार्ट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम्स का, ये यहाँ से क्लियर होता है स्टेटमेंट से। Such birds are present in the axils of leaves and are capable of forming a branch or a flower. Exactly the same line I was talking about. The meristems which occurs between mature tissues is known as intercalary meristems. अब inter का मतलब होता है in between, ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं। तो which occurs in between mature tissues उसको intercalary meristems बोलेंगे। अब आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि इट अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़ और इमैच्योर टिश्यूज़, ये आपसे एक वर्ड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इमैच्योर डाल देगा और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इमैच्योर टिश्यूज़ के बिटवीन अक्कर करती तो ये खुद मैच्योर होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। परमानेंट टिश्यू होता है मैच्योर तो, लेकिन ये दूसरा होता है, उससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये, यानी ये ग्रोथ कर सकता है। तो परमानेंट से अपोजिट है, मैच्योर नहीं है, तो दैट्स वाई ये इमेच्योर है, ग्रोथ कर सकता है। तो दो मैच्योर के बीच में अगर करेगा ये इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि ये ग्रोथ कर सकता है। ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको आप। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट्स पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर। तो ग्रासेस में होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो क्लास 12 बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें पोलन ग्रेन टॉपिक के अंदर एक आपको ग्रास देखने को मिलेगा, पार्थेनियम उसका नाम है, कैरेट ग्रास उसको बोलते हैं। तो ग्रास वर्ड से एसोसिएट है, कैरेट से, कैरेट वहाँ से याद हो जाएगा, और कैरेट से कैलरी आपको याद आना चाहिए। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में पाई जाती है, ये ऐसे लर्न हो जाएगा आपको। Both apical meristems and intercalary meristems are primary meristems because they appear early in life of a plant and contribute to the formation of primary plant body. तो प्राइमरी होती हैं इसलिए प्राइमरी प्लांट बॉडी यानी प्राइमरी टिश्यूज़ को बनाती हैं। तो ऑब्वियस है अर्ली अपीयर करती हैं, इसका ये मतलब है इंक्रीज इन लेंथ करती हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर और नीचे। शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की ओर ग्रोथ करेगी और रूट एपिकल मेरिस्टेम नीचे की ओर। एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी क्योंकि जो ग्रासेस में पाई जाती है वो लेंथ में ही इंक्रीज करती है, ग्रासेस को पॉसिबल ही नहीं है गर्थ में इंक्रीज होना, यानी साइड वाइज ऐसे इंक्रीज, लेटरल साइड में इंक्रीज होना ग्रासेस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि वूडी प्लांट्स के अंदर होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो प्राइमरी ही होती हैं ये दोनों, एपिकल भी और इंटरकैलरी भी, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम की पॉसिबिलिटी नहीं है। नीचे हम देखने वाले हैं गर्थ में, प्लांट की गर्थ में इंक्रीज करती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सेस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटरल बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि वुडी एक्सिस जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट वो इसी की वजह से ही करते हैं, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, और इनमें ही पाई जाती है लेटरल मेरिस्टेम। तो आपको पता लगा कि इंटर कैलरी क्योंकि ग्रीन होते हैं ग्रासेस, वुड का तो कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, तो लेटरल मेरिस्टेम यानी सेकेंडरी कैसे पाई जाएगी। तो एपिकल और इंटर कैलरी दोनों होती हैं प्राइमरी, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ में प्रोड्यूस करती हैं सेल डिवीजन के द्वारा। और रूट्स और शूट्स दोनों में पाई जाती हैं, ये मैच्योर रीजन में होती हैं, ये आगे भी देखने वाले हैं हम इसी चैप्टर के अंदर। डाइकोट रूट्स और शूट्स दोनों में पाई जाती है ये। अभी आपको पिछली स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी कि इंटर कैलरी बिटवीन मैच्योर टिश्यूज अक्कर क्यों करती है, क्योंकि इनसाइड द मैच्योर रीजन्स जो अक्कर करती है वो तो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, और जो बिटवीन मैच्योर टिश्यूज अक्कर करेगी वो होगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दीज आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स, तो सिलेंड्रिकल होती हैं ये, इसका रीज़न बहुत साफ है
क्योंकि सिलेंड्रिकल एक्सिस में इंक्रीज करती हैं ये लेंथ ऑफ द प्लांट इन दिस साइड वाइज मैनर, लेटरल साइड में, इसलिए सिलेंड्रिकल बोला गया है। ऐसे सिलेंड्रिकल बनाने में हेल्प करती हैं प्लांट को, इंक्रीज करती हैं गर्थ ऑफ प्लांट। वेसिक्यूलर, वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम इनके एग्जाम्पल्स हैं लेटरल मेरिस्टेम्स के। अब फेसिकुलर, वास्कुलर, ये दोनों वर्ड इसके साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं, और इंटरफेसिकुलर है दूसरा एग्जाम्पल। अब क्योंकि सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होती है ये लेटरल मेरिस्टेम, तो कैम्बियम तो इसके पीछे आएगा ही, ये तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कि सी से सिलेंड्रिकल है और सी से कैम्बियम। अब ये जो तीन नाम दिए गए हैं फेसिकुलर, वेस्कुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क, ये तीनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बी होती है इंट्राफेसिकुलर, और इंटरफेसिकुलर अलग से नाम दे देगा। जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो बनती है कॉर्क कैम्बियम। तो ये इंटर रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। ये आगे चल के आपको और डिटेल में समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ को इन डाइकोट स्टेम्स। डाइकोट रूट में भी ऐसी ही होती है, डिटेल में डाइकोट स्टेम के लिए गिवन है। तो वास्कुलर इसलिए बोला गया है इंट्राफेसिकुलर को, क्योंकि इनसाइड वास्कुलर टिश्यू पाई जाती है, जाइलम और फिलोम के, ये दोनों आने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंट्रा होती है इतना याद रखिए आप, और वास्कुलर इसलिए बोला क्योंकि इनसाइड वास्कुलर टिश्यूज आकर करती है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू, ऑफ कोर्स सेकेंडरी मेरिस्टेम इसलिए ही तो इनको बोला जाता है। Following divisions of the cell both in primary as well as secondary meristem, newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. Such cells are termed as permanent or mature cells, constitute the permanent tissues. ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरीकों से स्पेशलाइज हो जाती हैं सेल्स डिवीजन के बाद। स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज होने का मतलब ना तो परमानेंट होने के बाद उनकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है, ना ही उनके फंक्शन में कोई चेंज होता है, तो इंडीड वो परमानेंट हो जाती हैं सेल्स, ये क्लियर हो रहा है इससे। एंड ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं किसी सेल के, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये दोनों काफ़ी हद तक रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक लाइन आती है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स, और उसके लिए वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी गिवन है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों ही स्पेशलाइज हो जाएंगी परमानेंट टिश्यूज के अंदर, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। सो तीन टाइप की करेक्टराइजेशन है परमानेंट टिश्यूज़ की, आगे आपको देखने को मिलेगी। ये टिश्यू सिस्टम्स बोला जाता है इनको, इसको आगे डिटेल में डिस्कस किया गया है, और एपिकल मेरिस्टेम ही प्रोड्यूस करती हैं इनको, ये आपको याद होना चाहिए। रीज़न बहुत साफ है इसका, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम ही होती है, तो ये प्राइमरी टिश्यूज़ को ही प्रोड्यूस करेगी। प्राइमरी प्लांट बॉडी का ही पार्ट होते हैं ये तीनों टिश्यू सिस्टम, डर्मल, ग्राउंड और वास्कुलर टिश्यू, तो इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम ही इनको प्रोड्यूस करेगी। अब हम देख लेते हैं ये फिगर्स जो एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट के लिए गिवन है। आपको लेबलिंग्स पूछी जा सकती है आपसे। मैं हर चैप्टर में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उनकी लेबलिंग स्पेसिफिकली आपको लर्न करवाता हूँ। तो मॉर्फोलॉजी में डायग्राम आता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ रूट का, तो वहाँ पे हमने देखा था आउटर मोस्ट जो रीजन होता है रूट का उसको रूट कैप बोलते हैं, तो सबसे आउटसाइड तो रूट कैप होगी, ये हमको वहाँ से पता है। अब इसमें दो चीज़ें और दी गई हैं, इनिशियल हैं रूट कैप के और रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसकी ही तो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो होगी ही। अब आपको लेबलिंग्स में ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके बाद सीधे रूट कैप होगी, इनिशियल्स नहीं होंगे, ये कन्फ्यूजन हो सकती है आपको लेबलिंग्स में अगर क्वेश्चन आया तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस RRR से आप जानते हैं या फिर नहीं भी जानते होंगे। ये फिल्म आई थी अभी RRR, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 3 R आएंगे यहाँ पे। एक रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा सबसे ऊपर, मेरिस्टेम होता है ना उसके नीचे रूट कैप होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर, उसके नीचे होंगे इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, दूसरा R, और तीसरा R होगा एक्चुअल रूट कैप। तो 3 R होंगे यहाँ पे, इससे याद रख सकते हैं आप।
इसके अलावा इसमें जो ये लेबलिंग दी हुई है ये सेंटर में अकर कर रही है और सिलेंडर जैसी ऑफ कोर्स दिखती है, ये ऐसा होता है ना सिलेंडर, वैसी ही दिखाई दे रही है, तो ये सेंट्रल सिलेंडर है, ये ऐसे याद रह जाएगा आपको। और आप देखेंगे कि रूट चाहे कोई भी हो उसकी आउटर मोस्ट लेयर स्किन फॉर्म करती है, यानी डर्म होती है, तो प्रोटोडर्म होगी इनमें आउटर मोस्ट, ये आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। और उसके तुरंत नीचे होती है कोर्टेक्स। दोनों टाइप्स की रूट में यही पाया जाता है, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट आप देखने वाले हैं। एपिडर्मिस के तुरंत नीचे होती है कोर्टेक्स, तो इसके तुरंत नीचे होगी यहाँ पे कोर्टेक्स। तो सेंट्रल सिलेंडर कैसे याद रखना है, आउटर मोस्ट प्रोटोडोम कैसे याद रखनी है, और उसके बीच में होगा कोर्टेक्स, ये भी कैसे याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। एक और कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकती है कि ये इनिशियल्स किसके हैं यहाँ पे, तो ये क्योंकि इसके सेंट्रल सिलेंडर के क्योंकि तुरंत नीचे अक्कर कर रहा है इसी के रीजन में, तो ये इनिशियल होगा सेंट्रल सिलेंडर का, और ये इनिशियल होगा कोर्टेक्स का। ये आप ऐसे याद रख सकते कि यहाँ सिलेंडर है ना और यहाँ पे कोर्टेक्स है, तो इनिशियल यहाँ पे सी वालों के स्टार्ट हो रहे हैं ना कि प्रोटोडर्म का। तो याद रखिए यहाँ पे कोर्टेक्स का इनिशियल होगा और सिलेंडर का, सेंट्रल सिलेंडर का, प्रोटोडर्म का नहीं होगा। सी से आप याद रख सकते हैं, ये सारी लेबलिंग्स ऐसे लर्न हो जाएंगी आपको। उसके बाद आती है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो सेंट्रल रीजन है इसका ये होगा शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। इसकी पहचान ये है कि इसमें काफ़ी छोटी सेल्स पाई जाती हैं। पिछले चैप्टर में देखा था जब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ रूट देख रहे थे मॉर्फोलॉजी का, उसमें ये लिखा था कि स्मॉल सेल्स होती हैं क्योंकि रिपीटेडली इनको डिवाइड करना होता है। यहाँ देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम में भी काफ़ी स्मॉल दी हुई है, तो यह पहचान होती है मेरिस्टेमेटिक जोन की। अब यहाँ देखिए लीफ प्रिमोर्डिया ऊपर दिया गया और उसके एक्सिल में एग्जिस्ट कर रही है एक्सिलरी बर्ड। अब ये आप पढ़ भी चुके हैं इसी पेज पे थ्योरी में कि शूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं उससे पीछे जो सेल रह जाती हैं उनको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। तो देखिए इससे पीछे ये एग्जिस्ट कर रही है यहाँ कहीं, तो ये एक्सिलरी बर्ड होगी। और लीफ परिमोर्डियम होगा यहाँ पे क्योंकि सारी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, अभी मैच्योर कुछ नहीं हुआ है। परिमोर्डियम का वही मतलब है द प्रिकर्सर ऑफ लीफ। बर्ड स्टेज में जो लीफ होता है उसको लीफ परिमोर्डियम बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज हैं यहाँ पे, जो डिवाइड करने वाले हैं मेरिस्टेम्स मैच्योर नहीं है। डिफरेंशिएटिंग होंगे वास्कुलर टिश्यूज भी यहाँ पे, ये भी इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। और पोजीशन इनकी रिलेटिव क्या होगी ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लीफ के एक्सिल में एग्जिस्ट करती है एक्सिलरी बर्ड, और शूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे होगी, ये पीछे छूट जाएगी, ये थ्योरी में गिवन है, सेल्स छूट जाती हैं एक्सिलरी बर्ड की। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस पेज वेरी वेल। अब परमानेंट टिश्यूज देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के होते हैं, ये ब्रीफ में आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है पीछे। अब परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं विच डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। अगेन वही बात यहाँ पे भी आ गई, जनरली वर्ड यूज़ कर दिया गया, जनरली की जगह लार्जली यूज़ किया गया था वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए। जनरली इसलिए बोला क्योंकि इसके एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। दो कंडीशंस होती हैं जिनमें परमानेंट टिश्यूज भी डिवाइड कर सकते हैं। पहली सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम कुछ परमानेंट टिश्यूज केपेबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के, तो वहाँ डिवीजन हो सकती है। और दूसरा एक्सीडेंटल कंडीशंस के अंदर भी रिपेयर्ड डिस्ट्रॉयड जो टिश्यू हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी परमानेंट टिश्यूज में ग्रोथ हो सकती है। तो ये दो कंडीशंस हैं। Permanent tissues having all cells similar in structure and function are called simple tissues. Permanent tissue having many different types of cells are called complex tissue. तो as the name suggest वैसा ही इनका डेफिनेशन भी है। एक ही जैसी दिखने वाली सेल्स जिस टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं उनको सिंपल टिश्यूज बोलते हैं, और जिनमें अलग अलग दिखाई देने वाली सेल्स होती हैं उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है। तो क्वाइट सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब सिंपल टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गेन्स।
ये आपको क्लियर हो जाएगा जब इस चैप्टर में इन डेप्थ आगे जाएंगे, आप थ्योरी को स्टडी करेंगे कि जो 3 टाइप के टिश्यूज़ सिस्टम आपको बताए, डर्मल और वास्कुलर और तीसरा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर में आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये पैरेन्काइमा होता है सिंपल, तो ये तो कहाँ पाया जाएगा उसमें। लेकिन उसके अलावा जो 2 होते हैं ग्राउंड टिश्यू और डर्मल टिश्यू, उनमें भर-भर के पैरेन्काइमा पाई जाती है। तो डेफिनेटली मेजर कंपोनेंट तो फॉर्म करती है विद इन ऑर्गन्स प्लांट में ये। एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि जो इसके 3 काम होते हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन, यानी फूड को बनाती है, स्टोर करती है और सिक्रेट भी करती है। तो तीनों काम फूड के ये कर लेती है। एंड फूड ही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी प्लांट के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो या रीज़न बहुत ऑब्वियस है कि क्यों मेजर पोर्शन होता है पैरेन्काइमा का किसी भी प्लांट के अंदर। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। अब ये आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि सिंपल टिश्यू होता है पैरेन्काइमा, यानी सारी सेल्स एक जैसी दिखने वाली होती हैं। तो आइसोडायमेट्रिक मीन सेम डायमीटर होगा सबका, ये समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन ये इसके जो फिगर दिया आपको उससे भी क्लियर हो रहा होगा। देखिए एक जैसी दिख रही है सारी, इवन तो डायमीटर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनका डिफरेंट है, हमको है ही दिख रहा है कि डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पैरेन्काइमा के लिए आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, इसलिए आपको याद तो होना ही चाहिए। देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों ही प्राइम क्या बोलते हैं उसको, सिंपल टिश्यूज़ होते हैं तीनों ही, यानी एक जैसी दिखने वाली सेल्स पाई जाएंगी सब में। लेकिन आइसोडायमेट्रिक वर्ड सिर्फ इसके साथ यूज़ किया गया है, पैरेन्काइमा के साथ। तो इसको आपको लर्न करना आना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। ये याद आप इसको ऐसे रख सकते हैं, इसमें जो सेल्स होती हैं पैरेन्काइमा में, इन सब का फंक्शन एक ही होता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू फूड। फूड बनाना, स्टोर करना और सीक्रेट करना। तो फूड आप लिखिए, इसमें ओ डी आता है एंड में, और आइसोडायमेट्रिक में भी ओ डी आता है। इसे आप लर्न कर सकते हैं कि पैरेन्काइमा की सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं। वैसे एक ही फंक्शन सभी सेल्स का होता है स्क्लेरेन्काइमा के अंदर भी, उसमें प्रोटेक्शन होता है एक फंक्शन, लेकिन प्रोटेक्शन में कहीं भी ओडी नहीं आता, तो इसलिए आइसोडायमेट्रिक वर्ड सिर्फ पैरेन्काइमा से एसोसिएटेड होगा। कोलेनकाइमा के 2 फंक्शन हो सकते हैं, फूड की प्रिपरेशन और प्रोटेक्शन, दोनों हो सकते हैं कोलेनकाइमा के, इसलिए इसके साथ भी एसोसिएटेड नहीं होगा ये वर्ड फूड। फूड क्योंकि सिर्फ एक ही पैरेन्काइमा का स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही काम है फूड, इसलिए इससे एसोसिएटेड होगा। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। तो ये ऊपर वाली शेप्स को मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि ये एक जैसी दिखती हैं। देखिए स्फेरिकल और राउंड ये एक जैसी होगी, ओवल भी इन्हीं की जैसी दिखती है, पॉलीगोनल का मतलब भी यही होता है। ये आप देख के भी पता लगा सकते हैं इस फिगर से जो पैरेन्काइमा का है, ए पार्ट ये पैरेन्काइमा का ही है। इसमें देखिए स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल, राउंड सारी टाइप की सेल्स मिल जाएंगी आपको, इलोंगेटेड नहीं मिलेंगी यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ये यूनिक शेप है इसकी पैरेन्काइमा की, इलोंगेटेड शेप, यानी अलोंग लेंथ, ऐसे कुछ शेप पैरेन्काइमा की। ये यहाँ नहीं गिवन है, आगे ज़रूर गिवन है इसी चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है इसकी शेप। और कोलेनकाइमा की भी शेप ये सारी हो सकती हैं स्फेरिकल, ओवल, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि कॉमन होती हैं इन दोनों में, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा में। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का कि जो कोई सेल लिविंग होगी उसकी वॉल्स थिन पाई जाएंगी, एंड दे मस्ट बी मेड अप ऑफ सेलुलोज बिकॉज प्लांट्स में इन जनरल सेलुलोज ही पाया जाता है सेल वॉल के अंदर। अब वॉल्स थिन होने का रीज़न ये है क्योंकि जो लिविंग सेल होती है उसको लेना देना होता है न्यूट्रिएंट्स का। अगर थिक वॉल होगी, लिग्निन की डिपोजिशन होती है जब, तब होती है थिक वॉल, अगर वो होगी तो न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि थिक वॉल हिंड्रेंस होती है इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस वट एवर अ प्लांट नीड्स टू टेक। तो उस हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए इनकी थिन वॉल पाई जाती है, ये रीज़न होता है लिविंग सेल्स के अंदर थिन वॉल का। दे मे बी ईदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखिए इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है पैरेन्काइमा की, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। देखिए
यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। इसके जस्ट अपोजिट कोलन काइमा में कोई स्पेस नहीं दिखेगा आपको, ना ही स्क्लेरन काइमा में। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है पैरन काइमा की कि इसमें स्मॉल या तो स्मॉल होता है सेलुलर स्पेस या क्लोजली पैक्ड। तो क्लोजली पैक्ड तो इनके जैसी ही होगी, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के जैसे। यूनिक फीचर है पैरेन्काइमा का, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं इनमें। तो ये ज़रूर याद रखिए और याद हो जाएगा ये आपको उस डायग्राम से जो फिगर दिया है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सीक्रेंस। तो फूड से ही रिलेटेड फंक्शन होते हैं इनके, तीनों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा पहला सिंपल टिश्यू हमने पढ़ लिया। कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा दो बचे हैं सिंपल टिश्यू, इनको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लेते हैं। ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है इस लेक्चर की लेंथ। कोलन काइमा से आगे कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।